हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल की या फिर ताम्रपाषाण काल में जो भी संस्कृतियाँ प्रचलित हुई उनके बारे में। तो ताम्रपाषाण काल जो है उसकी अवधि 2100 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ताम्रपाषाण काल की शुरुआत कब और कैसे हुई। ताम्रपाषाण काल की शुरुआत नवपाषाण काल के बाद से मानी जाती है। ताम्रपाषाण काल में जो उपकरण बनाए जाते थे उनमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होने लगा था, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल का जब एंड होने वाला था उस समय धातुओं के साथ इस्तेमाल होने लगा था। इन धातुओं में जो सबसे पहले जिसका इस्तेमाल हुआ वो है तांबे का इस्तेमाल। इसके पहले जो उपकरण बनाए जाते थे वो सिर्फ पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। प्रकृति में जो भी पत्थर मिलते थे उनको वो लोग घिस के पीट के उनसे उपकरण बनाते थे। लेकिन बाद में जब नवपाषाण काल के एंड में धातुओं का प्रचलन शुरू होने लगा था उसी समय सबसे पहले तांबे का प्रचलन शुरू हुआ और फिर पत्थर के साथ साथ वो लोग तांबे का भी प्रयोग करने लगे थे उपकरण बनाने में। तो जो ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृतियाँ हैं उनमें पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहते हैं। ताम्र का अर्थ है तांबा और पाषाण का अर्थ है पत्थर। तो जो पत्थर और तांबे का इस्तेमाल करके जो उपकरण या बर्तन वगैरह बनाए जाते थे उन्हें ही हम ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियाँ कहते हैं। और ताम्रपाषाण युग कहने का मतलब है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। जो ताम्रपाषाण युग जो है उसका कहने का क्या मतलब हुआ, पत्थर और तांबे का एक साथ उपयोग करने की जो अवस्था है उसे ही ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियाँ हैं उनका जन्म हड़प्पा के कांस्य युगीन संस्कृतियों से पहले ही हो गया था। लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति का जन्म पहले हो गया था, उसके बाद ही ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियों का जन्म हुआ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि तकनीकी दृष्टि से तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो ताम्रपाषाण काल के बाद मानी जाती है और ताम्रपाषाण काल जो है वो उसके पहले माना जाता है। लेकिन अगर हम भारत में बात करें तो वहाँ पे हड़प्पा की जो संस्कृतियाँ हैं उनका जन्म पहले हो गया था, उसके बाद फिर ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों का जन्म हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि ताम्रपाषाण युग में कौन कौन सी संस्कृतियाँ प्रचलित थीं। तो सबसे पहले जो संस्कृतियाँ हैं वो हड़प्पाई संस्कृतियाँ, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जो संस्कृतियाँ प्रचलित थी, तांबे की जो संस्कृतियाँ थीं उन्हें हड़प्पाई संस्कृतियाँ कहते हैं। इनमें जो प्राक हड़प्पा मतलब प्रारंभिक हड़प्पा में जो संस्कृतियाँ प्रचलित थीं उन्हें प्राक हड़प्पा संस्कृतियाँ कहते थे। इनकी अवधि जो है वो 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। उसके बाद है उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा के बाद, उत्तर का मतलब क्या होता है बाद में। तो इसकी जो अवधि है वो 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। उसके बाद जो दूसरी संस्कृतियाँ हैं इन्हें ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कहते हैं। और फिर एक और ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हैं जिन्हें ताम्र भंडार संस्कृतियाँ कहते हैं। अब हम एक करके इन संस्कृतियों की डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा संस्कृतियों के बारे में बात करते हैं। तो जब मैंने आपको हड़प्पा वाला टॉपिक कराया था उसमें ही मैंने आपको हड़प्पा की संस्कृतियाँ और उस समय हड़प्पा सभ्यता का कैसी कैसी व्यवस्था थी वो सब मैंने आपको बताया था, तो आप मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं हड़प्पा जो संस्कृति है वो एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा का जो नगरीकरण था उसके कारण ही हड़प्पा संस्कृति बहुत प्रचलित मानी जाती है। यहाँ पर कृषि का उत्पादन होता था, विशेष प्रकार के औजार बनाए जाते थे, अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता था। अंतर क्षेत्रीय मतलब क्या है
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को व्यापार होता था। इसके अलावा हड़प्पा में जो है वो अंतर्देशीय व्यापार भी होता था, मतलब एक देश से दूसरे देश को भी व्यापार होता था। हड़प्पा के टाइम पे ही और भी संस्कृतियाँ प्रचलित थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की संस्कृति हो गई। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता जो है, तो हड़प्पा का जो व्यापार है वो इन दोनों सभ्यताओं से भी होता था। इसके अलावा हड़प्पा के जो किलेबंद नगर होते थे, उनके कारण भी हड़प्पा बहुत प्रचलित सभ्यता मानी जाती है। इसके अलावा वहाँ की जो लेखन कला थी, मैंने आपको बताया था उसमें कि हड़प्पा की जो लेखन विधि थी वो कैसी थी। वो लोग उसमें भाव चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते थे, मतलब चित्र बना के उनकी जो लिखने की कला थी वो उसमें चित्र बनाते थे। इसके अलावा जो गैर हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, उनमें तांबे के उपकरणों का इस्तेमाल सीमित था। इस कारण इन संस्कृतियों की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कुछ नव पाषाणिक लोगों की अर्थव्यवस्था से मिलती जुलती थी। इसलिए इस समय की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां विकसित हुई थी, उन्हें नव पाषाणिक ताम्र पाषाण संस्कृतियां भी कहते थे। इन संस्कृतियों की भौगोलिक दशाओं के कारण ही ये संस्कृतियां गैर नगरीय बनी रहीं। अब हम लोग ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जॉर्वे नामक एक स्थान है, वहाँ पे ताम्र पाषाण स्थल की आकस्मिक खोज सबसे पहले हुई थी जॉर्वे में। वहीं से फिर ताम्र पाषाण संस्कृतियों के स्थलों की खोजों में एकदम क्रांति सी आ गई। मतलब सबसे पहले जो है वो जॉर्वे में मिले थे ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ, उसके बाद से ही फिर और भी क्षेत्रों में इनकी खोज की जाने लगी। इन जो संस्कृतियाँ, जो ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ हैं, इनके नाम जो है वो उन संबंधित क्षेत्रों के नाम पर ही रखे गए हैं। इन जो संस्कृतियाँ हैं, इनकी बस्तियों और जीविका पद्धतियों में मौलिक एक रूपता प्रकट होती है। मतलब सब जगह एक जैसी संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं, एक जैसा उनका जीवन यापन था, वो उनकी घर वगैरह बस्तियाँ जिस तरीके की बनी हुई थी, उनमें भी समानता देखने को मिलती है। अब हम लोग प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृति के स्थल हैं या फिर प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है बनास संस्कृति। इसकी अवधि 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। ये जो बनास नामक स्थान है, यह जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास नदी घाटी है, वहाँ पे यही सभ्यता या फिर यही संस्कृति विकसित हुई थी। उसी के नाम पे इसका नाम बनास संस्कृति पड़ा। इस संस्कृति को आहार संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर के बाहरी क्षेत्र में आहार नामक स्थान पर इस संस्कृति के मुख्य स्थल देखने को मिले हैं। आहार जो स्थल है वो खेतड़ी के तांबे की खानों के पास स्थित है। यहाँ से तांबे के बहुत सारे अवशेष देखने को मिले हैं। उनमें प्रमुख हैं कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ। इसके अलावा ये सब जो उपकरण हैं वो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके नज़दीक एक गिलुंद नामक भी एक और पुरातात्विक साइट है, जहाँ पर भारी मात्रा में कैल्सितोनी से बने प्रस्तर और औजार भी मिले हैं। ये हम लोग देख लेते हैं। आहार संस्कृति जहाँ पे प्रचलित थी, या फिर हम राजस्थान में ये कह सकते हैं, राजस्थान का ही आहार नामक जो स्थल है, यहाँ पे ही ये आहार या फिर बनास संस्कृति प्रचलित थी। अब हम लोग कायथा संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस संस्कृति का जो नाम है वो कायथा नामक प्रमुख स्थल के नाम पर पड़ा है। ये कायथा जो स्थल है वो मध्य प्रदेश की में चंबल नदी घाटी जो है उसकी सहायक काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्रस्तर फलक और औजार बड़ी मात्रा में मिले हैं, लेकिन यहाँ पर पाई गई 2 तेज धारदार तांबे की कुल्हाड़ियाँ यहाँ की उल्लेखनीय खोजें मानी जाती हैं। मतलब यहाँ पे जो एक दो तेज धारदार वाली कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, उनके कारण ही यह बहुत उल्लेखनीय संस्कृति मानी जाती है।
इसके अलावा यहाँ पर सांचों में ढालकर औजार बनाने की एक कला भी प्रचलित थी, जिसके कारण ही इस संस्कृति के तकनीकी विकास को महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। कायथा संस्कृति की एक और विशेषता क्या थी, यहाँ पर कंघीदार बर्तन का प्रचलन होता था। कंघीदार बर्तन कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो बर्तन मिले हैं उस पर किसी एक कंघी नुमा उपकरण से उस पर 4-5 लहरदार या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनी होती थी। मतलब कुछ इस तरीके की लाइंस वहाँ पे उन बर्तनों पर बनी हुई थी, इसीलिए इन बर्तनों को कंघी नुमा बर्तन भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग मालवा संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो अवधि है वो 1700 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। मालवा जो है वो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो मालवा क्षेत्र में ही नगदा नापदा तोली जो प्रमुख स्थल है, वहाँ पर ही इस संस्कृति का विकास हुआ, इसलिए इस संस्कृति को मालवा संस्कृति कहते हैं। जो नावदा तोली नामक स्थान है वो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, जिसका अर्थ होता है नाविकों का गांव। नावदा तोली का क्या मतलब हुआ, नाविकों का गांव। यहाँ से विभिन्न प्रकार की खेती के प्रमाण मिले हैं, मतलब यहाँ पे बहुत तरह की खेती की जाती थी, इसलिए ये संस्कृति जो है वो एक प्रचलित संस्कृति मानी जाती है। अब हम लोग जौरवे संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो जौरवे संस्कृति जो है उसकी अवधि 1400 से 700 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इस संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं वो पुणे में, पूना जो महाराष्ट्र का एक शहर है, वहाँ पर इनाम गांव, सोन गांव, इसके अलावा जो एक और दूसरी साइड है धुलिया, वहाँ पे प्रकाश, इसके अलावा अहमदनगर में जौरवे तथा नेवासा नामक प्रमुख साइट्स हैं जहाँ पर जौरवे संस्कृति प्रचलित थी। यहाँ से जो है वो ताम्रपाषाण मानव जीवन से संबंधित सर्वाधिक जानकारी मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि जो जौरवे नामक स्थान है वहीं पे सबसे पहले ताम्रपाषाण काल के उपकरण मिले थे। इसके बाद से ही और भी क्षेत्रों में ये ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज की जाने लगी थी। अब हम इसके अलावा ये जो हमने संस्कृतियाँ देखी, कायथा संस्कृति, बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति, जौरवे संस्कृति, इसके अलावा कुछ और भी संस्कृतियाँ थीं जो ताम्रपाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियाँ मानी जाती हैं। उनमें कौन कौन सी थी, एक सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है, गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे सौराष्ट्र नामक प्रमुख क्षेत्र है। तो जो सौराष्ट्र के तट पर एक संस्कृति विकसित थी जिसे हम प्रभात संस्कृति कहते हैं। इसके अलावा सौराष्ट्र में ही एक और संस्कृति विकसित थी जो चमकदार लाल बर्तनों की संस्कृति थी, इसे रंगपुर संस्कृति भी कहते हैं। इसके अलावा एक और संस्कृति है सैवालदा संस्कृति। तो ये हमने ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ देखी। अब हम लोग ये देख लेते हैं, जो मैंने अभी कंघीदार बर्तन के बारे में बात की थी वो कुछ इस तरीके का बर्तन होता था। इस पर ये देख नीचे की साइड कंघी टाइप की कुछ लाइनें बना दी गई हैं। इसके अलावा ये और एक ताम्रपाषाण काल की प्रमुख उपकरण देखने को मिला है। इसके अलावा ये कुछ पत्थर वगैरह थे ताम्रपाषाण काल के। अब हम लोग ताम्र भंडार संस्कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैंने बताया था 3 प्रकार की ताम्रपाषाण काल में संस्कृतियाँ प्रचलित थी। पहला हड़प्पा की संस्कृतियाँ, दूसरी थी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, तीसरी है ताम्र भंडार संस्कृतियाँ। तो ताम्र भंडार संस्कृतियाँ कहने का क्या मतलब है, ये वो संस्कृतियाँ थी जिनकी पहचान तांबे के औजारों या फिर उपकरण जो होते थे तांबे के, उनके भंडार से की जाती थी। इसकी जो खोज है वो सबसे पहले कानपुर के बिठूर नामक स्थान में 1822 में हुई थी। इसके अलावा ताम्र भंडार संस्कृतियाँ हैं उनके प्रमुख स्थल पश्चिम में, मतलब वेस्ट साइड में राजस्थान से, ईस्ट साइड में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से,
इसके अलावा उत्तर में हरियाणा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैले हुए थे। तो ताम्र भंडार जो संस्कृतियाँ हैं वो चारों साइड हमें फैली हुई देखने को मिलती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा 40 स्थल मिले हैं जहाँ पे ताम्र भंडार संस्कृतियाँ प्रचलित थीं। इन जो ताम्र भंडार संस्कृति में प्रमुख औजार कौन कौन से थे हम उनको देख लेते हैं। तो उनमें परशु, कुठार, भाले, द्विसिंगी तलवारें, इसके अलावा कुछ मानव की जो आकृतियां हैं वो भी प्रचलित थी। कुछ विद्वान इन मानव आकृतियों को धार्मिक रीति रिवाज या पूजा की वस्तु मानते थे। ताम्र भंडार जो से प्राप्त ताम्र औजार पशुओं के शिकार, मछली मारने या फिर जंगल की सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये जो ताम्र भंडार में जो उपकरण बनाए जाते थे वो शुद्ध तांबे से बनाए जाते थे। इनकी शुद्धता 90% तक मानी जाती है, मतलब ये 90% तक शुद्ध तांबे के उपकरण होते थे। अब हम लोग ये प्रमुख साइट्स देख लेते हैं जो ताम्रपाषाण काल की प्रमुख स्थल माने जाते हैं। इनमें जैसे यहाँ पे कायथा हो गया, ये नवदा तोली, ये रंगपुर, ये प्रभासपट्टनम, इसके अलावा ये गिलुंद, ये यहाँ पे आहार, ये दैमाबाद है, ये नेवासा है। ये प्रमुख साइट्स हैं जो ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। अब हम लोग ये और देख लेते हैं कि इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं या फिर किस तरीके के वहाँ जीवन यापन लोग करते थे। तो जो कृषि और पशुपालन पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी, मतलब ये जो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हैं वो कृषि भी वहाँ पर की जाती थी, पशुपालन भी किया जाता था। इसके अलावा ये ग्रामीण संस्कृति थी, नगरीय संस्कृति नहीं थी। यहाँ पे जो है वो पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण, तांबा और पत्थर दोनों के इस्तेमाल के कारण ही इसे ताम्रपाषाण संस्कृति या फिर ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसके अलावा क्या है, वहाँ पर कच्चे घर होते थे, पक्के घर नहीं बनाए जाते थे, मतलब पत्थरों से घर नहीं बने होते थे, कच्चे मिट्टी के घर बने हुए होते थे। इसके अलावा यहाँ पर सुदूर व्यापार के प्रमाण नहीं मिलते हैं, मतलब दूर देशों से या फिर दूर क्षेत्रों से व्यापार नहीं किया जाता था। इसके अलावा इनकी कोई भाषा या लिपि क्या थी उसके भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कपड़े और बर्तन इन सब के तो प्रचलन का प्रमाण मिलता है। तो ये जो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हैं उनका जो मुख्य जो टाइम पीरियड है वो कुछ तो नवपाषाण काल का है और कुछ हड़प्पा का है। तो दोनों के मिले जुले टाइम पीरियड को ही हम ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो मान सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।